टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां विकास भवन में रहने वाले स्वर्गीय रेणु गुप्ता की जिनकी दोनों किडनी खराब होने कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं शहर दक्षिणी से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज उनके परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पर मंत्री नंदी ने शोक संवेदना प्रकट की और ज़मीन पर बैठकर ही उनके घर में उनका हाल चाल जाना और साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि मकान में जो भी समस्या है वो दूर की जाएगी, जिसको लेकर उन रेणु गुप्ता के घर वाले काफ़ी भावुक हुए कि मंत्री नंदी आए और उनके घर पर ज़मीन पर ही बैठे और एक आम इंसान की तरह उनके घर में आकर चाल जाना, जिसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। शौक संवेदना करने आए थे, उन्होंने मतलब आकर जमीन में बैठ गए। मतलब हमारे दुख की घड़ी में उन्होंने बहुत हमको आश्वासन दिया और जमीन में ही बैठ गए हमारे साथ में ही, और काफ़ी दुखी हुए वो। और उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैंने उनसे सब कुछ बताया है। और जो है तो उन्होंने कहा है कि भाई जो आपके दिक्कतें होंगी उसको हम दूर करेंगे। और जमीन में ही हमारे साथ बैठ गए, उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया। परिचय बता दें। परिचय कृष्णा। संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व प्रदेश अध्यक्ष व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरी उर्फ टीना मां ने महिला दिवस पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। जय श्री महाकाल। आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, के लिए मैं सबसे पहले तो आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि हमारे महिला जब सशक्त होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और महिला हमारे देखिए धर्म ग्रंथ में भी देखिए सबसे पहले महिलाओं के नाम आती हैं, माताओं के नाम आती है, हमारे बहनों के नाम आती है। तो महिला हमेशा आगे थे और है और रहेंगे। जब आपके घर में कोई महिला सुरक्षित रहेगा, जब महिला की इज्जत हो पाएगी, तभी आपके घर संपन्न हो पाएगा। इसीलिए आप सभी से मेरे अनुरोध है, आप अपनी बहन बेटी के जैसे आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे सभी का आप लोग रिस्पेक्ट करिए। और बहुत खुशी की बात है, हमारे सरकार भी महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसा योजना लेके आए हैं और उनके उत्थान के लिए बहुत सारा काम हुआ है। और मैं यही चाहती हूँ, मैं यही आशा करती हूँ कि आगे भी महिलाओं के लिए ऐसे ही काम हो। और हमारे महिला आज देखिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप देखिए लड़ाकू विमान भी हमारे बहनों लोग चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं। आजकल ट्रेन भी हमारे बहनों लोग। तो इसीलिए मैं आप सभी बहनों लोग से मैं यही कहूँगी, आप लोग एक अबला नहीं सबला बनिए, सबला बन के दिखाइए। क्योंकि जितना बेटा कर सकते हैं, जितने और सब कुछ कर सकते हैं, उतना आप भी कर सकते हो। आप में भी वो ताकत है, आप दुर्गा माँ के रूप हो, आप दुर्गा माँ से कम नहीं है। जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर। संगम नगरी प्रयागराज जहां मतगणना होनी है और जो पहले ही मतदान हो चुके हैं, ऐसे में चुनाव परिणाम आने हैं और लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कई चुनावी एग्जिट पोल भी आए हैं और क्या कुछ कहना है एग्जिट पोल को लेकर शहर दक्षिणी प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला का व बीजेपी के महानगर जिला अध्यक्ष गणेश केसरवानी का व कांग्रेस के नेता इरशाद उल्ला का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। एग्जिट पोल को तो मैं सिरे से खारिज कर देता हूँ। ये आप जान लीजिए कि प्रचंड बहुमत में हमारी सरकार आ रही है, सपा की सरकार आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर होने। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में जनता ने जो मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है मतदान के जरिए, उस विश्वास का प्रकटीकरण एग्जिट पोल के माध्यम से समाज के सामने आया है। निश्चित रूप से जिस समय चुनाव प्रारंभ हुआ उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि हम 300 के पार जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने एक मिशन बना करके देश और प्रदेश के गरीबों के हित के लिए कार्य किया था। और जिस प्रकार से
गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और महिलाओं का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उस आशीर्वाद के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा पुनः सरकार बनाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये पहली ऐसी सरकार है कि समाज सरकार की प्रशंसा करते हुए वोट डालने का काम किया है। तो निश्चित रूप से भारत की राजनीति में एक परिवर्तन भी इस चुनाव के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर जो राजनीति करने वाले राजनीतिक दल थे, एक बार पुनः वह मुँह की खाने जा रहे हैं। और गरीबों के कल्याण के लिए जो प्राथमिकता के आधार पर सरकार ने जो नीतियाँ बनाई थी, उससे गरीबों के जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और इस कारण भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जो 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। और जो आपको एग्जिट पोल दिखा रहा है, ये एग्जिट पोल तो है रणनीति के तहत दिखाया जा रहा है और ये दबाव कहीं ना कहीं जो दबाव बनाने के लिए ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। लेकिन निश्चित ये मान लीजिए कि आपको बता दे रहा हूँ कि 10 तारीख को जब बॉक्स खुलेंगे, जब मतगणना होंगी, उसमें आपको ऐसे चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की जो बात हो रही है, वो बदलाव निश्चित होना है, क्योंकि लोगों ने वोट किया है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, चिकित्सा पर और तमाम ऐसे जो है शिक्षा पर और नौजवानों की जो जिस तरीके से नौजवान आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान बेरोजगार है, भयंकर तरीके से बेरोजगारी आ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर लोगों ने वोट किया है। बदलाव निश्चित है और रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये निश्चित है कि हमारी जो भी सरकार बनेगी, उस सरकार के अंदर मेरी स्थितियाँ बहुत मजबूत होंगी, हम उस सरकार के अंदर भागीदार होंगे, ये निश्चित है। प्रियंका गांधी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं ने वोट किया है, वो निश्चित ही बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। बदलाव होगा निश्चित, ये आप देखेंगे। इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अक्सर लोग मोबाइल में जुटे होते हैं और लोग जरी सी समस्या होने पर डॉक्टर गूगल से बात करते हैं, मगर किस तरह से नुकसान होता है और मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करना किस तरह से हानिकारक है और किस तरह से अगर कोई चीज़ जानना भी हो तो किन चीज़ों के द्वारा हम जानें और इंटरनेट पर किन चीज़ों से ही हमें सीख लेनी चाहिए और हर चीज़ों को इंटरनेट की अपनी ज़िंदगी पर नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर ईशान्या राज का, आइए सुनाते हैं आपको। इंटरनेट के किस तरह से फ़ायदे और किस तरह के हैं नुकसान लाता है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप हेल्थ एंजाइटी और साइबर कॉन्ड्रिया के अंतर्गत जा रहे हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि अपने मोबाइल का जो आप यूज़ करते हैं उसके लिए लिमिट सेटिंग कर लीजिए कि हाँ, मैं प्रतिदिन आधा घंटा या 45 मिनट्स या 1 घंटा या बीच बीच अंतराल में इतने टाइम के लिए मोबाइल यूज़ करूँगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे परेशानियों के बारे में जानना है, तो आप ऐसे साइट्स का उपयोग कीजिए जो कि गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड और एविडेंस प्रूव साइट है। जैसे कि अगर आपको किसी दवाइयों के बारे में जानना है, तो FDI का जो साइट होता है वो ऑथेंटिक साइट है, आप उससे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। या आपको कोरोना के बारे में या और कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानना है, तो आप एम्स के वेबसाइट पर जाइए, आप WHO के वेबसाइट पे जाइए, आप डिज़ीज़ कंट्रोल के वेबसाइट पे जाइए। किसी भी रैंडम वेबसाइट में आप किसी की बातों को या किसी के द्वारा बताए गए लक्षणों को आत्मसात मत कीजिए। और एक बात आपको और बता दूं कि लोग कहते हैं मैंने YouTube में ये पढ़ा है तो मुझे ये फॉलो करना चाहिए, YouTube में ये देखे थे, ये चीज़ परहेज़ करने से ऐसा होता है। YouTube की जानकारी जो होती है, हाँ जाहिर सी बात है इंटरनेट की ही जानकारी है, उसको ऐसे ही मान लेना हमारे लिए सही नहीं है। क्योंकि जब हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं, जब हम भी एग्ज़ाम देते हैं और जब हम किसी एग्ज़ाम का एक डेफिनेशन भी लिखते हैं, तो हमसे पूछा जाता है उसका रेफरेंस क्या है। तो आप जो भी जानकारी YouTube से सुन के अपने व्यवहार में लेकर के आ रहे हैं, आप एक बार ज़रूर ऑथेंटिक रेफरेंस देखिए कि कौन से रिसर्च पेपर में, कौन से जर्नल में ये जो स्टडी है या जो टेक्निक बताई गई है वो प्रूव्ड है कि मैं उसको अपने व्यवहार में फ़ॉलो करूँ। साथ ही मोबाइल के लिमिट सेटिंग के साथ कोशिश कीजिए कि जब ऐसी परेशानी हो तो मैं डायरेक्ट
हॉस्पिटल जाके बात करूं, अगर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डर लगता है, फिजिशियन के पास जाने से डर लगता है, तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जा कर के पहले चीज़ों का एक स्क्रीनिंग कर लूं। और इसके साथ कोशिश कीजिए कि आपका जो डेली फंक्शनिंग हो, मतलब आपके जो दिनचर्या हैं उसमें इतनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो कि आपको ऐसे तनाव वाली चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत ना हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, आपके अंदर अगर एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं, यानी छोटी चीज़ों को ज़्यादा नकारात्मक तरीके से आप आंकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये डर जो है इसको मैं नॉर्मलाइज़ करूं, क्योंकि यही डर आगे चल कर के आपको गंभीर और मानसिक परेशानियों में लेकर के जा सकता है। तो याद रखिएगा, साइबरकॉन्ड्रिया अभी बहुत ज़्यादा कोरोना काल में इससे रिलेटेड केसेस देखे गए हैं और हेल्थ एंजाइटी से रिलेटेड ही ये एक परेशानी है। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, बल्कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके अपने व्यवहार को, अपने सोच विचार को इतना तर्क संगत रखिए, अपने इमोशंस को इतने पॉजिटिव रखिए कि आप इन मानसिक परेशानियों के झमेले में ना पड़े, बल्कि हंसते खुशते खुशी से बाकी और जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वैसे गुजारिए। नमस्कार। मतगणना को लेकर किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस तरह से चेकिंग की जाए और किस तरह से पुलिस फोर्स तैयार की जाए, एसडीजी जोन प्रयागराज ने क्या कुछ कहा है और अधिकारियों को किस तरह से उन्होंने निर्देश दिए हैं, आइए सुनाते हैं आपको। और ये जो पहला बाहरी कॉर्डन जो मैंने बताया, जैसे गाड़ी से उतरेंगे और पैदल चलना शुरू होंगे, वहीं पर बाहरी कॉर्डन पर ही इसका सत्यापन कर लिया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार के पास इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि मतगणना में लगी सभी कर्मियों व उम्मीदवार एजेंटों की तलाशी, फ्रिस्किंग कर ली जाए और यह कार्य स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा। इस चेकिंग के दौरान शालीनता व शिष्टता का अवश्य ध्यान रखा जाए। नियमों को दृढ़ता से पालन कराना है, लेकिन आपको विनम्र भी रहना है। कहीं भी कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। व्यवहार की शिकायतें मैं चाहूँगा कि नहीं आनी चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार के पास इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि मतगणना में लगे सभी कर्मियों व उम्मीदवार एजेंटों की जो फ्रिस्किंग होगी, उसमें यह ध्यान रखा जाए कि महिला उपनिरीक्षक व महिला आरक्षी भी लगाए जाए, जिससे कि महिलाओं की शालीनतापूर्वक फ्रिस्किंग की जा सके। मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्रित हो जाती है और ये सबसे बड़ी समस्या है। पूरे मतगणना के दौरान लोगों में उत्सुकता बनी रहती है, वो भीड़ के जत्थे बनाकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो ये भीड़ कदापि नहीं लगने देनी, क्योंकि आपस में वो कई पार्टियों के समर्थक होते हैं, वो आपस में भिड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भीड़ मिलती है, वहाँ चेक कीजिए। पीए सिस्टम के साथ एक अधिकारियों की टीम और कर्मचारियों की ऐसी रहनी चाहिए जो लगातार उनको सचेत करते रहें और वहाँ से हटाते रहें। पार्किंग भी बेतरतीब कर देते हैं, पूरे रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ी, साथ ही एम्बुलेंस, इसकी सुविधा होनी चाहिए और इनका मार्ग बिल्कुल खुला रहना चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके से अवरुद्ध ना होने दिया जाए। तो ये जितने भी हमारे इस प्रकार के लोग वहाँ पर एकत्र होते हैं, उनको समझाया बुझाया जाए, वहाँ एकत्र ना होने दें। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले हम देखते रहते हैं मूक दर्शक बनकर, वहाँ भीड़ एकत्रित होती रहती है, तब तक नहीं कहते, जब समस्या आने लगती है तब उनको दौड़ाना शुरू करते हैं। कहीं लाठी डंडे से दौड़ाएंगे, कहीं उनके साथ बल प्रयोग कर रहे हैं, तो वो फिर अच्छे उसमें जो है सीन्स नहीं देखने को मिलते। इस तरह का कोई सीन ना क्रिएट किया जाए कि हम पहले होने दें अव्यवस्था को और उसके बाद सही कर रहे हैं। अव्यवस्था नज़र नहीं आनी चाहिए, उसको प्रारंभ में ही, जो हम कहते हैं निप इन बड, शुरू में ही उसको रोकना है। तो इस बात का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए रहेगा। और जो लोग एकत्र हो जाते हैं उनको टोका टाकी ये लगातार चलती रहनी चाहिए। उनके दूर दराज के जो रास्ते हैं, जहाँ से एंट्री पॉइंट्स हैं, जो मेन रोड्स हैं जहाँ से उनको लीड किया जा रहा है, वहाँ चेकिंग की व्यवस्था अगर आप बैरिकेड्स लगाकर जिग जैग बैरियर स्थापित करके करेंगे तो बहुत से लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक आसपास घूमता है, आपके आदेश का पालन नहीं करता, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कॉर्डन के अंदर ये सुदृढ़ बैरिकेडिंग की जाएगी और मैंने ये बता दिया है कि उसमें उपस्थित जो प्रत्याशी है, निर्वाचन एजेंट है, मतगणना एजेंटों पर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी। मतगणना हॉल के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं उसको HHMD द्वारा चेक किया जाएगा और मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, इसमें भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति लेकर नहीं जाएगा। आकस्मिक व्यवस्थापन के लिए जैसे कोई घटना हो जाती है तो वहाँ हमें अपने रिजर्व फोर्स रखनी चाहिए
और जो फोर्स बाहर लगाया है आउटर कॉर्डन के बाहर, जिसे मैंने कहा कि भीड़ नियंत्रण के लिए उसके पास PS सिस्टम होना चाहिए, दंगा रोधी उपकरण होने चाहिए और साथ ही उनको एक बार रिहर्सल जरूर करा दीजिए। मतगणना केंद्र पर अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मतगणना केंद्रों पर जिला मजिस्ट्रेट की मदद से बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था का भी प्रबंध करा लिया जाए, जैसे जनरेटर या और भी कोई पावर बैकअप। आकस्मिक घटना से निपटने के लिए जो QRT है हमारी, जो हमेशा बनाते हैं, और रिजर्व टोली वो असलहे के साथ सुसज्जित होनी चाहिए, जो किसी भी प्रकार के किसी हमले को या कोई आकस्मिक परिस्थिति का समुचित उत्तर दे सके। मतगणना के दौरान शांति बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। किसी भी प्रकार से किसी को वहाँ शोर शराबा या अव्यवस्था ना फैलाने दें। अगर RO किसी व्यक्ति के लिए कोई निर्देश देता, उसका पालन नहीं करता, तो उसको काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है और इसके लिए पुलिस उनकी मदद के लिए हर समय रहे। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उन पर हमें पहले से ही हमारी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है, हम लोग बाउंड डाउन करा रहे हैं। इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाया जाए। जो अभी वो शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ अभी से ही पाबंद कराने की कार्रवाई या अन्य जो कार्रवाई समुचित हो उसको करा लिया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में आज बैराना से लेकर सुभाष चौराहे तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, जहां नागरिक समाज की ओर से ये प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। विश्व महिला दिवस पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ ये प्रतिरोध मार्च निकालकर समाज सेवी महिलाओं ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और आज जो छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी को लेकर कई सामाजिक संगठनों ने आज प्रतिरोध मार्च निकाला। क्या मांगे, क्या कहना? हाँ, हम लोग का मेन मांग है कि महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, बराबर हिंसा अत्याचार हो रहे हैं, उस के खिलाफ हम लोगों का ये विरोध प्रदर्शन है। एक्चुअली ये प्रतिरोध मार्च है और हम लोग छोटी सी एक सभा करके यहाँ से विसर्जित कर देंगे और विशेष कोई कार्यक्रम नहीं है। चुनाव का माहौल देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम को अभी वो करके रखा। इस पर आज आप लोग महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जी रोक की मांग कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। गायत्री गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुटुंब संस्था द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें छात्रों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और कई मामलों पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई और साथ ही किस तरह से छात्रों को जागरूक करेंगे उस पर क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे यहाँ की जितनी कोर कमेटी की बैठक हुई है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होने वाला है, तो ना सिर्फ इसे प्रतीक रूप में मनाकर, ना सिर्फ एक उत्सव के रूप में मनाकर, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाएं और ज़्यादा सशक्त हों और ज़्यादा मजबूत हों। तो इसी संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक हुई, आपस में चर्चा हुई और आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर निर्णय लिया गया। किस तरह से अभियान चलाया जाएगा स्कूल कॉलेज तक की महिलाओं, बच्चों, छात्रों? जी बिल्कुल, हम लगातार अपनी संस्था की तरफ से स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे सेमिनार्स करेंगे जिसमें हमारे मनोवैज्ञानिक या हमारे जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को बताएंगे कि अपने खिलाफ हो रही हिंसाओं के खिलाफ वो किस तरह कदम उठा सकती हैं और किस तरह पहले से प्रिपेयर रह सकती हैं कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध कारित ना हो। कि आजकल छात्राएं जागरूक तो हैं ही हैं, पर थोड़ी कोशिश हम लोग भी करते हैं और उन्हें स्वावलंबी और जागरूक बनाया जाए, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये आने वाला भविष्य हैं, इनको स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं स्कूल कॉलेजों में जाकर इनसे बात करना और सेमिनार करना, ये हम लोगों का काम होता है। मंजू गुप्ता। हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम किए हैं, जो हम लोग सामने दिख नहीं पा रहा है, उन महिलाओं का लोग ने करके उनको सम्मानित देना, जैसे कि और महिलाएं उससे प्रेरित होकर आगे आए, ये सब काम कर सके, इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं महिला दिवस पे। मेरा नाम मोनिका अरोड़ा है। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी 10 मार्च को होने वाले
चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां एडीजी जोन प्रयागराज ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, तो उसी कड़ी में अब एसएसपी प्रयागराज ने सुरक्षा के मतगणना में इंतज़ाम कर लिए हैं। साथ ही किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं होंगी, सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे, चुनाव के मतगणना स्थल के अंदर और बाहर किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं होंगी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का, आइए सुनाते हैं आपको। जैसा कि आप अवगत हैं कि आगामी 10 मार्च को सभी जगह मतगणना कार्यक्रम है और हमारे प्रयागराज जनपद में 12 विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित मतगणना की जाएगी। पूरी मतगणना के दौरान मुंडेरा मंडी परिसर है थाना धूमनगढ़, उसमें चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 3 घेरे बनाए गए हैं सुरक्षा के। एक काउंटिंग हॉल पे एक घेरा रहेगा, दूसरा मंडी के गेट पे रहेगा, तीसरा मंडी गेट से 100 मीटर की दूरी पर रहेगा। 3 मुख्य घेरे या व्यूह बनाए गए हैं। उसके अलावा भी एक व्यूह 100 मीटर और दूर जाकर यानी मंडी गेट से 200 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। इन सभी व्यूह द्वारों पर भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री बल तैनात रहेगा। काउंटिंग हॉल में केवल पैरामिलिट्री बल रहेगा। बाकी समस्त स्थानों पर सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री और पीएसी का ज्वाइंट पहरा रहेगा। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। 100 मीटर की जो परिधि बता रहे हैं शुरुआती, उसके अंदर कोई वाहन अलाउड नहीं है। वो पेडेस्ट्रियन जोन होगा, केवल पैदल यात्री जा सकेंगे। मतगणना के पश्चात जो कि पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी, भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न कराई जानी है, उसके बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। माननीय आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं, उसका अक्षरशः और कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। सभी प्रत्याशियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। छतों पर भी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं ताकि 3 डायमेंशनल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। छतों से ऊपर कोई पत्थर या कोई आग्नेयास्त्र के प्रयोग या बम इत्यादि की कोई नहीं फेंक सके। इसके लिए छतों पर भी भारी संख्या में रूफटॉप ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। हमारे सभी सर्कल ऑफिसर्स फ्री रहेंगे, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था देखेंगे। मंडी परिसर में एक एडिशनल एसपी को जिम्मेदारी दी गई है और उनके अधीन 2 सर्कल ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं, जो 6 की संख्या में, यानी कि 12 विधानसभाओं में 2 पार्ट में बांट करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सभी से अनुरोध है कि कृपया मोबाइल लेकर ना आए। मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है, साथ ही साथ जो मोबाइल पे और इंटरनेट पे एक्टिव रहते हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया फैक्ट्स को डबल चेक, ट्रिपल चेक करने के बाद ही प्रसारित करें। कोई अफवाह इत्यादि न फैलाएं। अफवाह फैलाएंगे, उससे कोई घटना घटती है तो आपको भी जिम्मेदार मानते हुए उस मुकदमे में आपको भी साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि पूरी तरह से भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतगणना सकुशल संपन्न हो। और यह भी वायदा है कि सभी को जो आवश्यक सूचनाएं हो समय समय पर प्रशासन, पुलिस के द्वारा दी जाती रहेंगी। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चोरी कर सामान चोरी करने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। जीटीबी नगर करैली के दुर्गा पूजा पार्क के पास रात में चोरों ने ई रिक्शा चुरा कर उसकी बैटरी व चारों पहिए खोल लिए। कॉलोनी वासियों की जब आंख खुली तो कुछ आवाज़ हो रही थी। लोगों ने जब चोर चोर करके शोर मचाया तो वे लोग रिक्शे पर चोरी का सामान रखकर भाग गए। पानी टंकी के पास सन्नाटा रहता है। आए दिन चोर इसी तरह की वारदात करते रहते हैं। पुलिस रात में इस क्षेत्र में गश्त भी नहीं करती है। कॉलोनी के लोग डरे हुए हैं। छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देने वाले ये लोग किसी दिन बड़ी घटना को अंजाम न दें, ऐसे लेकर अब चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। और साथ ही वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हो गई है, जिसको अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और अब लोगों में भय का माहौल है। संगम नगरी प्रयागराज राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज समाज सेवी संगठनों द्वारा व डॉक्टर्स द्वारा महिलाओं को उनके हक के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही उनको अपने हक बताए गए, किस तरह से उनको अपने अधिकार का प्रयोग करना है और किस तरह से अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और आज के ज़माने में महिला और पुरुष एक समान है, इसके बारे में चर्चा करते हुए समाज सेवी संगठनों ने
क्या कुछ कहा है हम आपको वो भी दिखाएंगे। इस मौके पर समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ता व कविता त्रिपाठी व डॉक्टर ईशान्या राज समेत कई समाज सेवी महिलाएं उपस्थित रहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। बिल्कुल महिलाएं पहले से ज़्यादा आज सुरक्षित हैं। आप पहले के आंकड़े देख लीजिए और अब के देख लीजिए, महिला आज की बहुत सशक्त हो रही है, बहुत मजबूत हो रही है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसा आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ के रास्ते पे टोल टैक्स पड़ता है, वहाँ पे रात को भी महिलाएं टोल पे बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत है, वो इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो वहाँ पे रात को बैठ रही है। तो पहले के मुकाबले आज महिला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो उनके अंदर की जो शक्ति है उसको वो पहचाने, क्योंकि भगवान ने जो उसको बना के भेजा है उसके अंदर कोई ना कोई हुनर है। बस उस हुनर को पहचानने की उसको ज़रूरत है, ताकि वो उस हुनर के माध्यम से अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। परिचय बता दें। मैं कविता यादव त्रिपाठी, प्रदेश संगम नगरी प्रयागराज में आज राजापुर क्षेत्र में कैंट पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही एसएसपी प्रयागराज के निर्देश पर आज राजापुर क्षेत्र के बाजार में पुलिस ने पैदल गश्त किया और जगह जगह चेकिंग करते हुए सुरक्षा के मद्देनज़र कड़े चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए लगातार चेकिंग अभियान चलाते हुए बाज़ारों में गश्त किया और संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ भी की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।